हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज क्विज एंड डिस्कशन सीरीज में फिर मैं एक नया सेट लेकर आया हूं। उम्मीद है कि पिछले बार की तरह ये सेट भी आप लोग को पसंद आएगा। इसमें भी मैंने पिछली बार की तरह कुल 25 क्वेश्चन रखे हैं और इसका भी कट ऑफ मैंने 18 रखा है। दोस्तों, इस सेट में कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री से हैं, कुछ ज्योग्राफी से हैं और कुछ करेंट अफेयर से हैं। तो आइए हम लोग अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर। ये मैंने एक वीडियो भी डाल रखा है अपना सिंधु सभ्यता से, तो उसमें मैंने ये पढ़ाया भी है। तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर निम्न में से कौन सा था। ऑप्शन है दोस्तों, लोथल, अल्लादिन्नो, सुतकांगेंडोर और इनमें से सभी। आप लोग को बताना है कि इसमें से प्रमुख बंदरगाह नगर निम्न में से कौन सा था। तो चलिए, इसका सही जवाब होगा दोस्तों, चलिए मैं इसका सही जवाब बताता हूँ। इसका सही जवाब है दोस्तों इनमें से सभी। इनमें से सभी दोस्तों, इसका ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। लोथल जो है दोस्तों, लोथल सबसे प्राचीन बंदरगाह है। ये कहाँ पाया गया है, तो ये है गुजरात, भारत में। भारत में दोस्तों गुजरात में पाया गया है। और अल्लादिन्नो और सुतकांगेडोर दोस्तों दोनों हैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में दोस्तों सुतकांगेडोर और अल्लादिन्नो है। ये तीनों दोस्तों प्रमुख बंदरगाह नगर है। और यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों, हम बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से बंदरगाह नगर कौन से हैं, सिंधु सभ्यता में बंदरगाह नगर कौन से हैं। तो ये आप लोग अच्छे से तैयार कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है। सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है। इसका दोस्तों ऑप्शन है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। प्रश्न था दोस्तों कि सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है पहला आलमगीरपुर, मांडा, दैमाबाद या सुतकांगेंडोर। दोस्तों, इससे संबंधित मैंने पिछले सेट में भी एक क्वेश्चन डाला था कि सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल मैंने शायद पूछा था, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन सिंधु सभ्यता का उसमें भी मैंने सवाल पूछा था। तो इससे भी सवाल हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। लगभग बहुत सारे एग्जाम में सवाल पूछा भी गया है कि सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है। तो आइए इसका, चलिए आप लोग इसका जवाब दे दीजिए। आलमगीरपुर, मांडा, दैमाबाद, सुतकांगेंडोर। चलिए दोस्तों, इसका जवाब हम लोग देख लेते हैं। सबसे पूर्वी स्थल दोस्तों पूछा है, तो सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है दोस्तों, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ऑप्शन ए दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आलमगीरपुर कहाँ है, तो आलमगीरपुर दोस्तों यूपी में है। आलमगीरपुर यूपी में है। चलिए फिर मैं एक बार बता देता हूँ। मांडा जो है वो सबसे उत्तरी सीमा है, दैमाबाद जो है वो सबसे दक्षिणी सीमा है, और सुतकांगेंडोर जो है, ये जो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि बंदरगाह नगर भी है, ये सबसे पश्चिमी सीमा है। तो सबसे पूर्वी सीमा हो जाएगा आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, मेरठ के पास दोस्तों ये है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा है कि वैदिक संस्कृति का काल निम्न में से किसे माना जाता है। दोस्तों देखिएगा, वैदिक संस्कृति का काल निम्न में से किसे माना जाता है। ये भी सवाल बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि वैदिक संस्कृति का काल निम्न में से किसे माना जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है दोस्तों, ए है 1500 से 600 BC यानी शताब्दी ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व, 1500 से 1000 BC यानी ईसा पूर्व, 2500 से 1750 BC। चलिए इसका आप लोग सही जवाब बताइए। वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति आप लोग देख लीजिए। वैदिक संस्कृति हम लोग जानते हैं किसके बाद शुरू हुई थी, तो हड़प्पा सभ्यता के समाप्त होने के बाद वैदिक संस्कृति का प्रारंभ हुआ था। तो चलिए इसका सही जवाब है दोस्तों, वैदिक संस्कृति का काल जो है वो दोस्तों हो जाएगा 1500 से। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है 1500 से 600 BC। 1500 से 600 BC दोस्तों इसका सही जवाब है। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि नहीं, इसका सही जवाब है 1500 से 1000 BC। तो मैं यहाँ पे डाउट क्लियर कर देता हूँ कि देखिए, वैदिक संस्कृति यहाँ पे पूछा गया है। 1500 से 1000 BC जो ऑप्शन सी है दोस्तों, 1500 से 1000 BC है जो है वो ऋग वैदिक काल है। ऋग वैदिक काल जिसको हम लोग बोलते हैं वो है 1500 से 1000 BC। और 1000 से 600 BC दोस्तों है उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 से 600 BC का है। तो लेकिन मैं सवाल में है दोस्तों वैदिक संस्कृति का काल, तो ये हो जाएगा 1500 से 600 BC। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। और ऑप्शन डी जो है 2500 से 1750, ये आप लोग जानते हैं ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। तो चलिए ये हो गया ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ऋग्वेद के पाठक को किस नाम से जानते हैं। ऋग्वेद के पाठक को किस नाम से जानते हैं। ऋग्वेद जो होता है ना दोस्तों, तो पाठक का मतलब है कि ऋग्वेद जो याद करके और जो उसके पाठ को करता है, जो उसके पाठ को सुनाता है, उसे किस नाम से जानते हैं। ये भी दोस्तों बहुत सारे एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि ऋग्वेद के, यजुर्वेद के, सामवेद के और अथर्ववेद के पाठक को किस नाम से जानते हैं। तो चलिए इसका ऑप्शन है दोस्तों, होता, अधर्वयु, उद्गाता या ब्रह्म। ऋग्वेद के पाठक को किस नाम से जानते हैं। चलिए इसका सही जवाब मैं बता देता हूँ। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन
ए, ऑप्शन ए दोस्तों इसका सही जवाब है। ऋग्वेद के पाठक को किस नाम से जानते हैं? होता या होत्री भी कहीं कहीं इसको लिखा रहता है, होत्री, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, होता या होत्री इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देख लेते हैं यजुर्वेद। अधर्वयु, अधर्वयु जो है वो यजुर्वेद का जो पाठक होता है उसको अधर्वयु कहते हैं। जो सामवेद का होता है, सामवेद का जो होता है उसको उद्गाता कहते हैं। और ब्रह्म जो होता है वो अथर्ववेद का, अथर्ववेद का दोस्तों होता है वो ब्रह्म कहा जाता है। चलिए ये हो गया ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 5, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये भी बहुत सारे एग्जाम में आप लोग को, इवन बीपीएससी में भी ये सवाल पूछा गया है। बीपीएससी में, यूपी पीसीएस में और बिहार एसआई और बहुत सारे एग्जाम्स में ये आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है दोस्तों योद्धा, श्रेष्ठ, पुरोहित या विद्वान। ऑप्शन है योद्धा, श्रेष्ठ, पुरोहित या विद्वान। तो चलिए इसका हम लोग सही जवाब बता देते हैं। तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। दोस्तों इसका सही जवाब होता है श्रेष्ठ। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो चलिए इस तरह से हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रेष्ठ सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी कहाँ पर स्थापित गई थी? दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी कहाँ पर स्थापित की गई थी? ऑप्शन है दोस्तों दिल्ली, आगरा, लाहौर और अमृतसर। दिल्ली, आगरा, लाहौर और अमृतसर ऑप्शन है। तो दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी दोस्तों कहाँ स्थापित की गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों लाहौर में। दिल्ली सल्तनत हम लोग जानते हैं सबसे पहले गुलाम वंश वहाँ पे शासन कर रहा था, गुलाम वंश। तो गुलाम वंश का सबसे पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये दिल्ली से शासन नहीं किया था, इन्होंने लाहौर से शासन किया था। तो दिल्ली में सबसे पहले राजधानी किसने बनाई थी दोस्तों? इल्तुतमिश ने। दिल्ली में इल्तुतमिश ने बनाई थी। तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजधानी हो जाएगा लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की स्थापना करते हैं तो लाहौर से वो शासन करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाहौर। बाकी सबका देख लेते हैं। तो दिल्ली आप लोग देख लिए इल्तुतमिश। आगरा जो था वो मुगलों का था। आगरा किसकी राजधानी थी? मुगलों की राजधानी थी। और अमृतसर को दोस्तों हम लोग अमृतसर हो जाएगा दोस्तों रणजीत सिंह जो थे, रणजीत सिंह की ये सांस्कृतिक राजधानी अमृतसर थी। रणजीत सिंह की सांस्कृतिक राजधानी अमृतसर थी। तो ये हो गया दोस्तों, ये भी बहुत सारे एग्जाम में सवाल आ रखा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ से बहुत 3-4 विभाग हैं जो सल्तनत काल के, वहाँ से सवाल पूछता है। तो सवाल देख लेते हैं। दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना किस सुल्तान द्वारा कराई गई थी? दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना किस सुल्तान द्वारा कराई गई थी? ऑप्शन है दोस्तों बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना दोस्तों, दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने कराई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दीवाने अमीर कोही विभाग, इसको हम लोग कृषि विभाग भी कहते थे। इसको हम लोग कृषि विभाग भी कहते थे। दीवाने अमीर कोई विभाग को हम लोग कृषि विभाग भी कहते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं बलबन ने क्या किया था। तो बलबन ने दीवाने अर्ज विभाग, जिसको सैन्य विभाग कहते हैं, सैन्य विभाग की स्थापना किसने की थी? बलबन ने। इल्तुतमिश ने क्या किया था? तो इल्तुतमिश सबसे पहले सिक्के की प्रारंभ किया था इल्तुतमिश ने। इक्तादारी व्यवस्था इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था। चालीसा दल का गठन जो इल्तुतमिश ने किया था। और अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सुधार थे दोस्तों दाग और हुलिया व्यवस्था। आप लोग जानते हैं सैनिकों के स्थिति में सुधार के लिए इसने दाग और हुलिया प्रथा चलाई थी। घोड़ों को दागने की व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। दक्षिण की तरफ पहला अभियान, शुरुआत में सबसे पहले दक्षिण की तरफ अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो ये हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर कोई विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। इसको कृषि विभाग भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक निम्न में से कौन सा था? प्रथम अफगान शासक। सवाल को आप लोग सबसे पहले तो देखिए, टेस्ट देने का मतलब यही होता है कि सवाल को आप लोग ध्यान से पढ़िए कि सवाल में पूछा क्या जा रहा है। तो दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक निम्न में से कौन सा था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, बाबर और शेरशाह। तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिए अगर आप लोग को पता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, शेरशाह। शेरशाह इसका सही जवाब है। दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक कौन सा था? शेरशाह। शेरशाह किसको हराया था? तो हुमायूं को चौसा के युद्ध में हराकर शेरशाह प्रथम अफगान शासक था जो दिल्ली के गद्दी पर बैठा था। तो महमूद गजनवी कौन थे? तो महमूद गजनवी
तुर्की था। मोहम्मद बिन कासिम प्रथम अरब आक्रमण, प्रथम विदेशी आक्रमण भी इसी ने किया था और ये अरब से था। 712 ईस्वी में हम लोग जानते हैं मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। उसके बाद बाबर को हम लोग जानते ही हैं कि बाबर भी तुर्क और मुग़लों के तुर्की और मुग़लों के मिक्स खून से ये बाबर मुग़ल जो थे वो तुर्क और मंगोलों के मिक्स रक्त थे इनके। तो ये हो जाएंगे, बाबर भी जो थे वो तुर्की वंशज ही थे और शेर शाह जो हो जाएगा वो प्रथम अफगान शासक था जो दिल्ली गद्दी पर बैठा था। चलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। प्रश्न संख्या 9 हमारा क्या कह रहा है कि यूरोपियों द्वारा, देखिए आधुनिक भारत से सवाल है, यूरोपियों द्वारा भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी। सवाल ध्यान से पढ़िएगा, यूरोपियों द्वारा दिया गया है। यूरोपियों द्वारा भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी। ऑप्शन है दोस्तों मसूलीपट्टनम, चिनसूरा, कोच्चि और सूरत। तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा यूरोपियों द्वारा, किसी भी यूरोपीय कंपनी द्वारा भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी दोस्तों कोच्चि हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन सी। कब स्थापित की गई थी, 1503 में, 1503 में दोस्तों कोच्चि में स्थापित की गई थी पहली फैक्ट्री। तो ये हो जाएगा यूरोपियों द्वारा, किसी भी यूरोपीय कंपनी द्वारा। तो अब ये कोच्चि किसके द्वारा स्थापित की गई थी, ये तो पुर्तगालियों द्वारा। पुर्तगाली सबसे पहले हम लोग को पता है कि पुर्तगाली आए थे, तो पुर्तगालियों द्वारा कोच्चि में 1503 ईस्वी में कोच्चि में पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी। चलिए सूरत में अंग्रेजों द्वारा 1612 में, आप लोग को बताता हूँ 1612 में सूरत में अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी। तो चलिए इस तरह से ये हो गया 9वां प्रश्न। 10वें प्रश्न पे चलते हैं। 10वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि 10वां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था। देखिए फिर से, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय, ये भी सवाल बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय निम्न में से कौन सा था। तो फ्रांसिस्को दी अल्मेड़ा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, वास्को डी गामा और बार्थोलोम्यू डियाज। तो भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय दोस्तों आप लोग को बताना है। तो इसमें से सही जवाब इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, फ्रांसिस्को दी अल्मेड़ा। फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। और ये किस साल में बने थे, तो 1505 में, 1505 में 1505 में फ्रांसिस्को दी अल्मेड़ा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय बने थे। अल्फांसो डी अल्बुकर्क सेकेंड थे जो 1509 में बने थे। 1509 में बने थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत के दूसरे पुर्तगाली वायसराय थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 10वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा 1505 ईस्वी में बने थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों कि सैडलर आयोग का संबंध, प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि सैडलर आयोग का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से था। सैडलर आयोग का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र में था। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है दोस्तों अकाल, सेना, शिक्षा, समाचार पत्र। हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिश काल में अनेक बहुत सारे सुधारों के लिए और बहुत सारे समस्याओं के समाधान के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग आयोग का गठन किया गया था। तो उसी में से सैडलर आयोग है जिसका संबंध किस क्षेत्र से था दोस्तों। तो ऑप्शन है अकाल, सेना, शिक्षा और समाचार पत्र। तो प्रश्न संख्या 11 का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों शिक्षा से संबंधित। किस साल हुआ था इनका गठन, तो 1917 में, 1917 में इसका गठन हुआ था सैडलर आयोग का। किसके सुधार के लिए, तो शिक्षा के सुधार के लिए। तो इनको मुख्य रूप से दोस्तों कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो थी, कलकत्ता विश्वविद्यालय, उसमें बहुत सारे सुधारों के लिए इनका गठन किया गया था। लेकिन ये केवल कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित सुधार के बारे में नहीं बात करते हैं, ये प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा तक की बात करते हैं। तो इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कब इनका गठन किया गया था, 1917 में, 1917 में। इस प्रकार से आप लोग शिक्षा से संबंधित बहुत सारे एग्जाम्स में, हर एक एग्जाम तो नहीं, बहुत सारे एग्जाम्स में शिक्षा से संबंधित आयोग के बारे में पूछा जाता है। तो आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन से थे। जैसे मैकाले मिनट हो जाएगा, उसके बाद वुड डिस्पैच हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद हंटर आयोग का भी गठन किया गया था। तो इस प्रकार से आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि लखनऊ में, देखिए लखनऊ में 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किस नेता ने किया था। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस नेता ने किया था। ऑप्शन है नाना साहेब, लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे। चलिए लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस नेता ने किया था दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किया था। तो नाना साहब देख लेते हैं। तो नाना साहब ने दोस्तों कानपुर में लड़ाई लड़ी थी, लक्ष्मीबाई झांसी में लड़ी थी, इनको सब लोग को पता है। और तात्या टोपे जो थे वो नाना साहब के मंत्री का कार्यभार देख रहे थे, तात्या टोपे।
तो इस तरीके से बेगम हजरत महल लखनऊ में थी, लक्ष्मीबाई झांसी में, नाना साहेब कानपुर में थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न संख्या 13वां देख लेते हैं हम लोग। तो प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है कि कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन, देखिए कांग्रेस के अधिवेशन से भी बहुत सारे एग्जाम्स में सवाल पूछे गए हैं और पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशंस रहे हैं। तो कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अब लखनऊ अधिवेशन काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा, और आप लोग शायद पढ़े होंगे तो आप लोग को पता भी होगा। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। एनी बेसेंट, अंबिका चरण मजूमदार, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय। तो इसका सही जवाब आप लोग बता दीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा, चलिए मैं बताता हूँ, इसका सही जवाब है अंबिका चरण मजूमदार, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 1916 में कांग्रेस का सेशन किसने लीड किया था? तो अंबिका चरण मजूमदार। अब गांधी जी कब किए थे? तो गांधी जी दोस्तों 1924 में आप लोग पढ़े होंगे बेलगांव अधिवेशन में। एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की थी, और लाला लाजपत राय 1920 में बने थे, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ये एकमात्र गर्म दल के नेता थे लाला लाजपत राय, जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो 1916 का और देख लेते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। तो 1916 में दोस्तों सबसे पहला तो डेवलपमेंट हुआ था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ था कि गरम दल और नरम दल में दोस्तों क्या हुआ था, यहाँ भी समझौता हो गया था, गरम दल और नरम दल में। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बिहार के इतिहास से संबंधित है कि यही 1916 के ही लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला, जिनको हम लोग जानते हैं राजकुमार शुक्ला, दोस्तों 1916 के ही अधिवेशन में गांधी जी से मिले थे और उनसे आग्रह किया कि आप चंपारण चलिए और चंपारण में किसानों के हक की लड़ाई लड़िए। 1916 के ही लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिले थे। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार, ऑप्शन बी। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली किस वर्ष स्वीकार की थी? किस वर्ष स्वीकार की थी? कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली किस वर्ष स्वीकार की थी? तो ऑप्शन है इसका, ऑप्शन देख लीजिए। 1909, 1916, 1919, 1942, 1909, 1916, 1919, 1942। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अभी मैंने बताया, लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था लखनऊ अधिवेशन। उसी में दोस्तों क्या हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया था। तो मुस्लिम लीग में समझौता इसी शर्त पर हुआ था कि इन्होंने पृथक निर्वाचन, जो 1909 में जो पृथक निर्वाचन आया था मार्लियामेंटो रिफॉर्म से, तो इसको कांग्रेस ने मंजूरी दे दी थी। तो 1909 में आया था मार्लियामेंटो रिफॉर्म, 1916 में हुआ कांग्रेस लखनऊ सेशन कांग्रेस का, 1919 में आया था मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, और 1942 में दोस्तों क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था 1942 में। चलिए तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1916। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था? प्रश्न आप लोग देखा होगा, और ये बहुत सारे एग्जाम्स में, बीपीएससी में तो बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था? तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में। किसने किया था? मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं, और हो जाएगा दोस्तों चितरंजन दास ने मिलकर असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया था। और इसका मुख्य कार्य क्या था, इन्होंने क्यों गठन किया था? ये चुनाव लड़ना चाहते थे। ये चुनाव लड़कर और असेंबली में जाकर ये क्या करना चाहते थे, भारत की आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। लेकिन कांग्रेस इनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है, तो ये लोग कांग्रेस से इस्तीफा देकर स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। लेकिन आगे चलकर गांधी जी फिर बात मान जाते हैं और स्वराज पार्टी कांग्रेस की ही एक घटक दल बनकर चुनाव लड़ती है और सफलता प्राप्त करती है। तो स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने मिलकर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले सवाल देखिए, अब ज्योग्राफी से सवाल आ गया है कि अबोर पहाड़ी निम्न में से किस राज्य में स्थित है?
आजकल पहाड़ियों से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि ये पहाड़ नीलगिरी पहाड़ी किस राज्य में है, तो महादेव पहाड़ी किस राज्य में है, मैकाल पहाड़ी किस राज्य में है। तो उसी से संबंधित एक सवाल है कि अबोर पहाड़ी निम्न में से किस राज्य में स्थित है। आप लोग मैंने बताया था कि ऑक्सफोर्ड एटलस आप लोग खरीद लीजिए। ऑक्सफोर्ड एटलस से बहुत आसानी हो जाएगी, ज्योग्राफी के कोई भी सवाल, लोकेशन बेस्ड सवाल आजकल पूछे जाते हैं, तो ये ऑक्सफोर्ड एटलस से ही आप लोग का हो पाएगा। तो चलिए, अबोर पहाड़ी निम्न में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, अबोर पहाड़ी है अरुणाचल प्रदेश में। अबोर पहाड़ी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। तो देख लेते हैं असम में कौन सी पहाड़ी है। तो असम में है दोस्तों अबोर पहाड़ी किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में। असम में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो असम में है दोस्तों बरेल। असम में बरेल सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। बरेल और मिकिर पहाड़ी, बरेल और मिकिर पहाड़ी असम में है। फिर मेघालय में हो जाएगा दोस्तों, मेघालय में तो आप लोग को पता ही होगा, गारो, खासी, जयंतिया। अरुणाचल प्रदेश में मैंने बताया अबोर पहाड़ी है, और भी आगे सवाल में आते रहेंगे कौन कौन से, अबोर है, मिसमी है, डफला है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। तमिलनाडु में आप लोग जानते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। तमिलनाडु में कौन सी है, नीलगिरी की पहाड़ी है। तो चलिए, इस तरह से अबोर पहाड़ी निम्न से किस राज्य में स्थित है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। 17 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न में से भारत की सबसे पश्चिमी सीमा पर कौन सी जगह अवस्थित है। देखिए, निम्न में से भारत की सबसे पश्चिमी सीमा पर कौन सी जगह अवस्थित है। पिछले सेट में मैंने सवाल पूछा था, इससे संबंधित एक सवाल पूछा था कि सबसे पूर्वी सीमा पर कौन अवस्थित है। अब इसमें है सबसे पश्चिमी सीमा पर कौन अवस्थित है। उसमें मैंने बताया था, पूरा डिस्कस किया था। तो आप लोग इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, सबसे पश्चिमी सीमा पर है गुहार मोती। गुहार मोती सबसे पश्चिमी सीमा कहाँ है, तो ये कच्छ में है। कच्छ कहाँ है, गुजरात में है। गुजरात में कच्छ है, वहीं पे गुहार मोती सबसे पश्चिमी सीमा है। किबिथु सबसे पूर्वी सीमा है अरुणाचल प्रदेश में। इंदिरा कॉल जो है वो सबसे उत्तरी सीमा लद्दाख में, और इंदिरा पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार है दोस्तों, सबसे दक्षिणी सीमा हो जाएगा अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट। तो चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 18 देख लेते हैं। लघु हिमालय को, देखिए सब ये सारे एग्जाम्स, बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। लघु हिमालय को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। अब यही पूछ देगा लघु हिमालय को जम्मू कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है, बस प्रश्न बदल जाएंगे। तो लघु हिमालय के अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो अब यहाँ पे पूछा हिमाचल प्रदेश में लघु हिमालय को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है पीर पंजल श्रेणी, धौलाधार श्रेणी, मसूरी श्रेणी, महाभारत श्रेणी। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए क्या होगा। चलिए, आप लोग सोच लिए होंगे। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, लघु हिमालय को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी, धौलाधार श्रेणी। दोस्तों, धौलाधार श्रेणी को जाना जाता है लघु हिमालय को हिमाचल प्रदेश में। हिमालय हम लोग जानते हैं 4 पार्ट में है। सबसे पहले है ट्रांस हिमालय, उसके बाद है बृहत हिमालय, उसके बाद है लघु हिमालय, फिर है शिवालिक रेंज। तो यही जो लघु हिमालय है, इसी को हम लोग पूछ रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में किस नाम से, तो धौलाधार श्रेणी के नाम से। तो बाकी सब नाम देख लेते हैं। तो पीर पंजल, यही लघु हिमालय को दोस्तों जम्मू कश्मीर में कहते हैं पीर पंजल। हिमाचल में देख ही लिया आप लोग धौलाधार। मसूरी है उत्तराखंड में दोस्तों, उत्तराखंड में जाना जाता है हिमाचल प्रदेश लघु हिमालय को मसूरी श्रेणी। और नेपाल में महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है लघु हिमालय को, नेपाल में महाभारत श्रेणी के नाम से। तो चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए, प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। देखिए, यहाँ से भी सवाल बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि ये ज्वालामुखी किस देश में है, फलाना ज्वालामुखी किस देश में। तो यहाँ पे एक सवाल है, माउंट एटना ज्वालामुखी निम्न में से किस देश में स्थित है। माउंट एटना ज्वालामुखी निम्न में से किस देश में स्थित है। ऑप्शन है तंजानिया, इटली, इंडोनेशिया और जापान। तंजानिया, इटली, इंडोनेशिया और जापान। चलिए, इसका सही जवाब आप लोग बताइए। आप लोग सोच लिए होंगे। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, माउंट एटना किस देश में पाया जाता है, तो माउंट एटना इटली में पाया जाता है। माउंट एटना ऑप्शन बी, इटली में। तो अब तंजानिया में दोस्तों देख लेते हैं, तंजानिया में कौन सा है। तंजानिया में दोस्त जानते हैं हम लोग, ये अफ्रीकन कंट्री में है, किलीमंजारो। किलीमंजारो, किलीमंजारो, किलीमंजारो पाया जाता है तंजानिया में। इंडोनेशिया में है दोस्तों क्राकाटोआ, क्राकाटाओ, क्राकाटाओ, क्राकाटाओ हो जाएगा, ये इंडोनेशिया में। जापान में हम लोग जानते हैं फ्यूजियामा, जापान में है फ्यूजियामा, जापान में फ्यूजियामा। चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा माउंट एटना कहाँ पाया जाता है, इटली में, ऑप्शन बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि ये देखिए, करंट से रिलेटेड सवाल आ गया कि भारतीय रेलवे द्वारा रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स किस स्टेशन पर प्रारंभ किया गया है। भारतीय रेलवे द्वारा, देखिए एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, उसमें इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स किस स्टेशन पर प्रारंभ किया गया है, भारतीय रेलवे का एक इनिशिएटिव है।
तो ऑप्शन है कोच्चि, सूरत, आसनसोल, हावड़ा। कोच्चि, सूरत, आसनसोल, हावड़ा। काफ़ी करंट में बना रहा है तो आप लोग को पता होगा। चलिए, जिन लोग को नहीं पता उसके लिए मैं आंसर बता देता हूँ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आसनसोल। आसनसोल में भारतीय रेलवे द्वारा रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स प्रारंभ किया गया है आसनसोल स्टेशन पर। चलिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कह रहा है कि देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और ऐसे सवाल आजकल एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं कि स्मार्ट सिटी इंडेक्स में किस भारतीय शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स में किस भारतीय शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है इंदौर, भोपाल, हैदराबाद, बेंगलुरु। ऑप्शन है इंदौर, भोपाल, हैदराबाद, बेंगलुरु। ये भी करंट से रिलेटेड है तो आप लोग को इसका जवाब पता होगा। जिन लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स देख लीजिएगा। सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर। वो कौन सा है? वो अर्बन मिनिस्ट्री द्वारा जो सर्वे कराया जाता है तो उसमें सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर। लेकिन स्मार्ट सिटी इंडेक्स में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तो हैदराबाद हो जाएगा। स्मार्ट सिटी इंडेक्स में सबसे शीर्ष शहर है हैदराबाद। चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 21 क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब है ऑप्शन सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। देखिए, इंडेक्स से हर एक एग्जाम में आजकल सवाल आ रहे हैं। इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। आप लोग इंडेक्स जरूर पढ़ के जाइए, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें। इंडेक्स से हर एक एग्जाम में सवाल आ रहे हैं। तो इंडेक्स से सवाल है यहाँ पे कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है। बहुत काफ़ी पूरा पिछले समय से ये न्यूज़ में रहा है तो इसको देख लीजिए। ऑप्शन है 57। ऑप्शन है दोस्तों 57, 63, 48, 54। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक दोस्तों पूछा है तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा है रैंक है भारत का? ये हो जाएगा ऑप्शन सी 48। 48 जो है वो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक रही है। नंबर 1 पे कौन सी है? तो नंबर 1 पे है स्विट्जरलैंड। नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड है। ईज ऑफ डूइंग। और इसको कौन सी संस्था, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को कौन सी संस्था जारी करती है? तो विश्व बौद्धिक संस्था द्वारा इसको जारी किया जाता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ये भी सवाल पूछ लेते हैं कि ये इंडेक्स है, इसको कौन सी संस्था जारी करती है? तो इसको कौन सी संस्था जारी करती है? विश्व बौद्धिक संपदा द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। इसका भारत की रैंक है 48 और पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि 51, फिर देखिए ये भी करंट से रिलेटेड सवाल है। तो 51 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए फोकस देश के रूप में हर एक साल जो क्या होता है कि जो भारत का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मनाया जाता है तो उसमें फोकस कंट्री चुना जाता है। उस देश के बहुत सारे पिक्चरों को दिखाया जाता है, उस देश के गणमान्य लोगों को मनोनीत किया जाता है जो फिल्म से संबंधित रहे। तो इस बार जो 51 भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होगा तो उसमें फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया है? तो फोकस ऑप्शन है इजराइल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। ऑप्शन है दोस्तों इजराइल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। तो इसका सही जवाब बता दें। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, बांग्लादेश जो है इस बार फोकस देश होगा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। फोकस देश होगा हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश हम जानते हैं भारत के पूर्वी सीमा पर स्थित है बांग्लादेश। और बांग्लादेश की एक और खासियत है कि सबसे बड़ी जो है अंतर्राष्ट्रीय किसी देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो सबसे बड़ी लगती है वो बांग्लादेश से ही लगती है दोस्तों हमारे देश की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, जीआई टैग से भी आजकल बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो एक जीआई टैग से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि किस राज्य के मशहूर मिर्च डले खुर्सिनी एक मिर्च का प्रकार है। तो किस राज्य का है ये जिसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है? डले खुर्सिनी दोस्तों। ऑप्शन है गोवा, सिक्किम, असम, तमिलनाडु। गोवा, सिक्किम, असम, तमिलनाडु। एक प्रकार का मिर्च है जिसका नाम है डले खुर्सिनी जो एक पर्टिकुलर किसी जगह पे पाया जाता है, इसीलिए उसे जीआई टैग दिया गया है। तो ये किस राज्य में पाया जाता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिक्किम में पाया जाता है। डले खुर्सिनी किस राज्य में पाया जाता है? सिक्किम में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अपने आखिरी सवाल पे चलते हैं। आखिरी सवाल हमारा जनरल नॉलेज से है। जनरल नॉलेज से है कि निम्न में से देश की, देखिए एनटीपीसी से संबंधित सवाल है कि निम्न में से किस देश की प्रथम महिला रेल मंत्री बनी? निम्न में से भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन बनी थी? प्रथम महिला रेल मंत्री कौन बनी थी? निम्न में से देश की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन बनी थी? चलिए, ऑप्शन है मायावती, ममता बनर्जी, इंदिरा गांधी, सुचेता कृपलानी। मायावती, ममता बनर्जी, इंदिरा गांधी, सुचेता कृपलानी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ममता बनर्जी। ममता बनर्जी दोस्तों 2 बार रेलवे मिनिस्टर रह चुकी हैं, एक बार एनडीए के साथ और एक बार यूपीए के साथ।
यूपीए गठबंधन में। एनडीए जब 1999 में अटल बिहारी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, उसी समय ममता बनर्जी एनडीए के घटक दल के रूप में शामिल हुई थी, तो उस समय ये रेलवे मिनिस्टर बनाई गई थी। तो देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन है दोस्तों? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ऑप्शन बी। ये आजकल काफ़ी न्यूज़ में भी है, क्योंकि बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, तो ये आजकल काफ़ी न्यूज़ में है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ममता बनर्जी। ये एनटीपीसी में हो सकता है, ये एग्जाम में पूछ दे, क्योंकि एनटीपीसी में से जीके से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमारा 25 क्वेश्चन का सेट समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप लोग को ये पसंद आएगा, और ऐसे ही मैं अच्छे अच्छे वीडियो, ऐसे ही और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते रहूँगा, और आप लोग को अच्छा लगेगा। तो आप लोग, अगर आप लोग यहाँ तक देख चुके हैं, तो आप लोग इसको दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी मदद हो सके, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिले उनको भी। और दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि और भी लोगों तक मैं पहुँच सकूँ, और आप लोग को भी अच्छे अच्छे कंटेंट अवेलेबल करा सकूँ दोस्तों। चलिए, अगर यहाँ तक देख लिए हैं तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग दोस्तों, धन्यवाद।